तो स्वागत है आप लोग का थर्मल एक्सपेंशन के थर्ड लेक्चर में। L3 थर्मल एक्सपेंशन। और हम लोग थर्मल एक्सपेंशन में एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे थे। एप्लीकेशन में कितने एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए थे? 3 कर लिए थे मेरे ख्याल से। पहला हम लोग ये कर लिए थे कि डेंसिटी पर थर्मल एक्सपेंशन का क्या इफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है। जनरली सबके साथ यही होता है, लेकिन दूसरा में हम लोग पढ़े थे दूसरा एप्लीकेशन में कि वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा अजीबोगरीब होता है, थोड़ा सा एनामोलस होता है। वाटर केस में डेंसिटी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, उसके बाद घटता है। 0 से 4 तक बढ़ना ये थोड़ा अजीब है, और इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा हम लोग पढ़े थे सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड निकालने सीखे थे। और ये देखे थे अगर जो वायर हो सिंपल पेंडुलम का, अगर उसका अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो तो कितना लॉस या गेन होता है। लॉस या गेन इन टाइम पर सेकेंड कितना लॉस गेन होता है, इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा। और थीटा क्या था? टेम्परेचर का चेंज इन टेम्परेचर। 1 सेकंड में इतना होता है। एक दिन में अगर पूछा जाए तो 86,400 मल्टीप्लाई कर देते थे। ये सिंपल पेंडुलम हम लोग सीखे। और इस पर मैंने आपको एक सवाल दिया था, बनाया आप लोग? लॉस और गेन इन टाइम पीरियड इन अ डे अगर पूछना हो तो हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा इंटू 86,400 कितना सेकंड होता है। और लॉस और गेन कब होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था। लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ के बढ़ने से टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T = 2 L/G। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी स्लो हो गया कि फास्ट हो गया? स्लो हो गया। भाई एक ही टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब एक ऑसिलेशन करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो घड़ी स्लो हो गया। और घड़ी स्लो हो जाता है तो हम लोग टाइम को लॉस कर देते हैं। स्लो होने का मतलब मैंने बताया था कि अगर घड़ी स्लो अभी 1 बज रही है, हमको लगेगा कि 12 बज रहा है, तो घड़ी स्लो हो गया तो 12 बज दिखाएगा, तुमको लगेगा 12 ही बज रहा है, 1 नहीं बजा है, तो टाइम तो 1 घंटा लॉस हो गया ना। तो टाइम लॉस कब होता है? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस। और गेन कब होता है? व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस। और इसमें मैंने एक बात और बताया था कि हम लोग सिंपल पेंडुलम के वायर को इन जनरल किससे बनाते हैं? इनवर्स। एक मटेरियल बताए थे किससे बनाते हैं? इनवर्स से। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करता, लेकिन मेटल से बनाएंगे तो ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड चेंज होगा। तो हम लोग एक सवाल लिखे थे, मैंने लिखा था कि खाली से बता दिया था। जेईई मेंस में आया वो सवाल है, तो डायरेक्ट ऐसा सवाल फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी जेईई मेन का पैटर्न जो 2019 से चल रहा है, 2019, 20, 21, सारे क्वेश्चन हूबहू जो पहले पूछे गए हैं वही रिपीट हो रहे हैं, हूबहू वही इस पैटर्न पे। तो जो चीजें पहले आई हुई उनको ध्यान में रखना है। पैकेज देखिए, नहीं ये वाला तो डायरेक्ट था, स्टील पेंडुलम कीप्स, ये तो डायरेक्ट सवाल था। एक सेकंड, पहले ये वाला कर लेते हैं। एक सवाल मैंने आपको और दिया था, स्टील पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम at 20 degree Celsius. How much time will it lose or gain? Will it lose or gain per day if kept at 40 degree Celsius? और अल्फा जो स्टील का है वो दिया हुआ है 1.2 × 10⁻⁴
-5 डिग्री सेल्सियस इंवर्स। तो ये तो डायरेक्ट सवाल था कि एक दिन में पर डे कितना लूज करेगा, और वो सही टाइम किस पे बताता है, 20 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी वो कितने पे है, 40। तो कितना टेम्परेचर चेंज हुआ थीटा, 20 डिग्री सेल्सियस। बोलो अच्छा, टाइम टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब टाइम को क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो कितना टाइम लॉस लिखेंगे, हाफ पर डे पूछा ना, पर डे का यहाँ फॉर्मूला दिखा हुआ है, हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा इंटू 86,400 सेकंड। तो खाली कैलकुलेट कर लेना है, इसके आगे मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है, ये देखिए 1.2 × 10⁻⁵ इंटू थीटा 20 इंटू 86,400 कितना सेकंड। तो इसको यह सॉल्व कर लीजिए। 2 से तो ये 20 कट जाएगा 10 बार में, और 10 गुना ये कितना हो जाएगा, 12। 10 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा, 12। ये लिखा हुआ है 864, और ये 2 जीरो इससे चला गया तो 10⁻³ है ना। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कीजिए, बच्चों के 48 के 8 8 मेरा 4 बच्चा 72 4 76 7 7 बच्चों 96 और 7 103 और 10.368 सेकंड ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डायरेक्ट सवाल था। इसके ऊपर एक सवाल और था, मैं इधर वाला मिटा दे रहा हूं। एक सवाल इसके ऊपर और था, दीजिए वो सवाल क्या था। ये सवाल जेईई मेंस, ये नहीं लिखे आप लोग, पैकेज में है आपके ये सवाल। और ये सवाल था शायद 2016 में आया हुआ है, जेईई मेंस 2016 में आया हुआ है। A pendulum loses 12 seconds in a day at 40 degrees Celsius and gains 4 seconds in a day at 20 degrees Celsius. Find alpha and temperature at which it shows correct reading. देखिए ये ले लीजिए, सॉल्व करें इसको। सबसे पहले क्या है कि एक पेंडुलम है, वो क्या कर रहा है, 12 सेकंड लॉस कर रहा है, कितने पर, 40 डिग्री सेल्सियस पर। फिर क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, कितना, 4 सेकंड, कितने पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो बताइए किस टेम्परेचर पर वो करेक्ट रीडिंग शो करता होगा। तो मान लेते हैं करेक्ट रीडिंग वो शो करता होगा T डिग्री सेल्सियस पर। कितने मान लेते हैं, T डिग्री सेल्सियस पर। अब देखिए वो टाइम लॉस कर रहा है 12 सेकंड। टाइम लॉस कब होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाए कि घट जाए, बढ़ जाए। टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ता है, टाइम पीरियड बढ़ता है, घड़ी स्लो हो जाता है, टाइम लॉस हो जाता है। तो मतलब ये 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो T से क्या है, बड़ा है कि छोटा, बोलो ज्यादा है। टेम्परेचर बढ़ा होगा तभी तो टाइम को क्या किया होगा, लॉस किया होगा। टाइम लॉस का फॉर्मूला तभी हम लोग लिखे थे 12 सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा इंटू 86,400, यही टाइम लॉस्ट पर डे होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है टाइम लॉस्ट पर डे। अच्छा मैं ये वाला मिटा देता हूं, ये तो कैलकुलेशन आप लोग वीडियो से देख ही लेंगे, तो कैलकुलेशन करना था सबको। टाइम लॉस्ट पर डे ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहां क्या लिखेंगे हम लोग, हाफ, अल्फा तो नहीं पता, थीटा होता है चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर मतलब बड़ा माइनस छोटा। तो क्या लिखेंगे, 40 माइनस टी कितनी माइनस 40, 40 माइनस टी, 40 माइनस टी। कैसे बढ़ता 40 माइनस टी ज्यादा है, क्योंकि टाइम लॉस कर रहा है, और लॉस कब होता है, हाइयर टेम्परेचर।
मतलब ये 40 ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे 40 माइनस टी इंटू 86,400, इसका वैल्यू कितना 1200। पहला इक्वेशन। आगे चलिए, फिर वो 4 सेकंड गेन कर रहा है। गेन कब करता है? जब टेम्परेचर घट जाए, मतलब ये जो 20 होगा वो t से क्या होगा, छोटा होगा। इस बार क्या लिखोगे, t माइनस 20 की 20 माइनस टी, t माइनस 20 बड़ा माइनस छोटा। अब फॉर्मूला फिर से लिखेंगे हाफ इंटू अल्फा इंटू थीटा, तो t माइनस 20 इंटू 86,000 इज इक्वल्स टू 4। डिवाइड करिए दोनों को, डिवाइड कर देंगे तो हाफ अल्फा अल्फा कट गए, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू t माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3, 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3t माइनस 60, ये 60 यहाँ के 100 हो गया, 100 इज इक्वल्स टू 4t, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। और t का वैल्यू निकल गया, किसी एक में रख के अल्फा निकाल लेंगे, किसी एक में रख लीजिए, ये वाले में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हाफ इंटू अल्फा इंटू टी माइनस 20, 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5 इंटू 86,400 इज इक्वल्स टू 4, तो ये 4 दूनी 8, ये तो 2 से कट जाएगा ना, काट दीजिए, 4 3 2 0, तो अल्फा हो जाएगा 4/4320 इंटू 5, तो 4 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 1/00, 8 45 4 5 4, ये देखिए तो कैसे लिखेंगे, 3 जीरो नीचे है, इसको ऊपर लेंगे 10 की पावर क्या लिख दोगे -3, 1/54 होगा। 54 से डिवाइड करने के लिए मुझे 100 चाहिए, तो 100 लिखे, साथ में साथ 10 की पावर -2 भी लिख दिए। समझ रहे क्या कर रहे हैं? तो 54 से 100 में कैसे जाएंगे, तो 2 से घटा 27 बार में, 2 से घटा 50 बार में, तो 27 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से थोड़ा कम आएगा, मतलब 1.8 के आसपास, हालांकि आप एग्जैक्ट देना चाहते हैं तो 27 से डिवाइड करेंगे, 23 बचा रह जाएगा एक बार में, 230 27 से करेंगे तो 8 बार में 1.80 होगा इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये आंसर है ना, समझ गए सवाल? ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, नहीं बनाए थे, बहुत वेरी बैड। लिखिए फिर अगले एप्लीकेशन पे चल लेंगे। चलिए अगला जो एप्लीकेशन हम लोग सीखने जा रहे हैं, 4th एप्लीकेशन, वो है इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑन बायंट फोर्स। थर्मल एक्सपेंशन का बायंट फोर्स पर क्या इफेक्ट। पहले तो बायंट फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लें। मैं यहाँ आपको बायंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। बायंट फोर्स को ही अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट ने ये कहा कि जब किसी लिक्विड में किसी बॉडी को, सॉलिड को डुबाते हैं तो उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बायंट फोर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास m है, इस बॉडी का मास कितना है m है, तो एयर में जो इसका वेट होगा उसको mg कहेंगे। mg इसको हम लोग w से लिखेंगे, और w क्या है, वेट इन एयर, एयर में जो इसका वेट है, ठीक है। जब इसको इस लिक्विड में डुबा देंगे, जो इस बॉडी को यहां डुबा दिए इस लिक्विड में, तब क्या होगा, देखिए इस पर वेट mg तो नीचे लगेगा ही, लेकिन एक अपथ्रस्ट फोर्स, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ काम करने लगेगा, FB। FB, ये FB क्या होता है, V रो G। इस FB का फॉर्मूला, बायंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, V रो G। FB क्या है, V रो G। इसी FB को हम लोग क्या कहते हैं, बायंट फोर्स। इसी को बायंट फोर्स कहा जाता है, और ये V रो G के बराबर होता है
इसको किसने ढूंढा था? आर्किमिडीज ने, इसलिए इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं। ये V क्या है? V होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड। इस बॉडी का कितना पार्ट लिक्विड में है वो V है। रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर इस FB को यहां लिखे हम, अच्छा तो इस बॉडी को जब पानी में डाल दिए, मतलब कोई लिक्विड में डाल दिए, तो अब इसका नेट वेट, इसका जो अब नेट वेट होगा उसको W डैश कहेंगे। इसको आप नेट वेट कह सकते हो, या इसी को कुछ लोग एपरेंट वेट कहते हैं, एपरेंट वेट कहते हैं। और ये एपरेंट वेट कितना होगा? mg माइनस FB, mg माइनस FB, मतलब W डैश होगा mg मतलब वेट इन एयर माइनस FB। तो FB कितना होगा? W माइनस W डैश। बोलो W माइनस W डैश। W क्या था? एयर में वेट, और W डैश क्या है? लिक्विड में वेट। दोनों का डिफरेंस, वेट बेसिकली लॉस हो गया। वो लॉस क्यों हुआ? क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर लगने लगा। पहले वेट W था, मान लेते हैं 50 न्यूटन, अब W डैश है 30 न्यूटन। तो ये W डैश कम है ना? तो ये कम क्यों है? क्योंकि mg को अपोज कर रहा है कौन? FB। और ये जो W माइनस W डैश है, दोनों का जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं लॉस इन वेट। W माइनस W डैश को क्या बोलते हैं? लॉस इन वेट। तो लॉस इन वेट भी किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। तो कभी कभी अपथ्रस्ट फोर्स डायरेक्ट ना बोल के क्या बोलेगा? लॉस इन वेट। सो देयर इज अ फेमस स्टेटमेंट वी से इन फिजिक्स दैट लॉस इन वेट इज एप्रिसिएटेड बाय द अपथ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं, द लॉस इन वेट, द लॉस इन वेट is appreciated by upthrust force acting on the body, acting on the body। क्या यहां तक क्लियर है? ये तो अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में कुछ बातें हो गई। हम लोग से पूछा गया है कि थर्मल एक्सपेंशन का इस अपथ्रस्ट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से ये अपथ्रस्ट फोर्स कैसे चेंज करता है। पहले हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स का फिर से फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या होता है? V रो जी। बोलिए इनिशियली अपथ्रस्ट फोर्स को अगर हम लोग F नॉट कह दें, उस समय जो बॉडी का V क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी इन द लिक्विड। उस समय जो बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड में था वो कितना मान लेते हैं? V नॉट। और उस समय जो लिक्विड का डेंसिटी था वो कितना मान लिए? रो नॉट। सो व्हाट इज V नॉट? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। बोलिए। एंड व्हाट इज रो नॉट? इनिशियल डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है बॉडी का, तो बॉडी का वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा V। फाइनल वॉल्यूम V का फॉर्मूला हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन सीखे, क्या होता है? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। V इज इक्वल्स टू क्या होता है? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो फाइनल अपथ्रस्ट फोर्स क्या लिखेंगे? वॉल्यूम की जगह हो गया फाइनल वॉल्यूम V, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? V नॉट इंटू 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी। क्योंकि ये जो वॉल्यूम है किसका है? सॉलिड का, बॉडी का वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी भी अब चेंज हो गया, रो हो गया। और डेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा लिक्विड इनटू डेल्टा टी। देखिए अगर याद करिए, डेंसिटी किसका है? लिक्विड का ना, इसलिए गामा लिक्विड लिख दिया। फाइनल डेंसिटी का ये फॉर्मूला था इनटू जी। तो आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये पहला इक्वेशन है, ये क्या है हम लोग का? दूसरा इक्वेशन है। तो यहां मैं लिखा हूं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। अगर आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा? F नॉट बाय F इज इक्वल्स, देखिए V नॉट निपट गए, रो नॉट G निपट गए, क्या मिलेगा? ये वाला ऊपर चल जाएगा 1 प्लस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी बाय 1 प्लस गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी। ये रिजल्ट हुआ। अब इस रिजल्ट से हम लोग को लास्ट कंक्लूजन लिखना है।
गौर से देखिए, अगर इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर, मतलब इस फ्रैक्शन और इस फ्रैक्शन को कंपेयर कर दो तो बराबर है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, देखिए यहां भी 1 है, यहां भी 1, प्लस प्लस डेल्टा टी सेम है। अगर गामा एल गामा एस से ज्यादा होगा तो ऊपर वाला ज्यादा होगा, और इसका ऊपर वाला ज्यादा मतलब एफ नॉट ज्यादा होगा। जनरली लिक्विड का एक्सपेंशन ज्यादा होता है, सॉलिड का कम होता है, गैस का सबसे ज्यादा होता है। सो जनरली एक्सेप्शनल कोई केस हो सकता है, जनरली गामा एल इज ग्रेटर देन गामा एस। लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो किसका मतलब ये न्यूमरेटर ज्यादा है, मतलब एफ नॉट क्या होगा, ज्यादा होगा एफ से। क्या मतलब, एफ नॉट क्या था, इनिशियल बाइंड फोर्स, एफ क्या है, तो कौन सा ज्यादा है, इनिशियल बाइंड फोर्स ज्यादा है, फाइनल कम है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बाइंड फोर्स बढ़ता है कि घटता है, घटता है। यही कंक्लूजन हो सकता है। कंक्लूजन डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट में हो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग थर्मल एक्सपेंशन। पहला स्टेटमेंट एक मिले कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिक्रीजेस। जनरली बात बिल्कुल सही होगा। तो दो तीन ऑप्शन और किसी और एप्लीकेशन से भी रिलेट करके दे सकते हैं। सो कंक्लूजन क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ थ्रस्ट फोर्स जनरली डिक्रीजेस। और ये इसका बात हो गया। तो हम लोग शुरू किए थे यहां से, पहले आप यहां से लिखेंगे, फिर इधर लिखे थे, और सबसे आखिरी में ये लिखे थे। अब इस पर बेस वर्मा जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एचसी वर्मा के एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, वो सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, ये वो सवाल जनरली जेईई एडवांस के लिए है। इतना बात तो जेईई मेंस और नीट वालों के लिए, नीट वालों के लिए ये कंक्लूजन बहुत महत्वपूर्ण है। अब बाकी कुछ लिखे ना लिखे, ये कंक्लूजन तो जरूर लिखें नीट वाले लोग, हालांकि लिखना तो सभी चाहिए। इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जेईई एडवांस के लिए वो न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। पहले इसको लिखिए। देखिए ये सवाल जो एचसी वर्मा का है सिर्फ आईआईटी वाले बच्चों के लिए, और ये इसी पे कॉन्सेप्ट बेस है जो अभी हम लोग डिस्कस किए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ मेटल वेज 46 ग्राम इन एयर। हवा में इसका वेट दिया हुआ है, हवा में जो वेट होता है उसको mg कहते हैं, लेकिन ये ग्राम में लिखा है वेट, मतलब ये ग्राम नहीं है। मैंने आपको कहा वेट अगर ग्राम में लिखे मतलब वो जीएफ है, केजी में लिखे मतलब केजीएफ है। मतलब ये जो वेट बेसिकली दिया हुआ है एयर में, जिसको हम लोग W से लिखे थे अभी जस्ट पहले, वो कितना लिखा हुआ है 46। हम लोग सब एसआई यूनिट पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंटू 10 पावर -3 इतना केजी हो गया, इंटू जी इतना क्या हो गया, न्यूटन। बोलिए ये वेट है एयर में। फिर इसका वेट कितना है, 30 ग्राम है इन अ लिक्विड। 30 ग्राम जो वेट है वो क्या है, एपरेंट वेट। बोलिए W डैश, और इस W डैश का वैल्यू कितना लिखेंगे, 30 इंटू 10 पावर -3 इंटू जी, इतना न्यूटन। हम लोग क्या पढ़े थे अभी जस्ट, जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, लॉस इन वेट, वो किसके बराबर होता है, बाइंड फोर्स के बराबर। तो पहला इक्वेशन जो हम लोग का होगा वो होगा W माइनस ये फॉर्मूला FB = W - W डैश। दोनों को माइनस करेंगे तो 10 पावर -3 इंटू जी कॉमन आ गया, 46 - 30 16, 16 इंटू 10 पावर -3 इंटू जी, ये होगा बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, V rho G। तो इनिशियल वॉल्यूम जो बॉडी का है वो V नॉट इंटू इनिशियल डेंसिटी किसका, लिक्विड का, और वो दिया हुआ है 1.24 इंटू 10 पावर 1.24 इंटू 10 पावर 3 V rho G। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बनेगा, और G दोनों साइड से कट जाएगा। ये हम लोग का पहला इक्वेशन बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। ये सब कितने पे हुआ, 27 पे। आगे कह रहा है when the temperature of liquid is raised to 42 डिग्री सेल्सियस। अब इस सिस्टम का टेम्परेचर कितना रेज कर दिए, 42 पे चले गए। The metal piece weighs 30.5 ग्राम। इसको मैं W डबल डैश कह देता हूं, फिर से एपरेंट वेट दिया हुआ है।
फिर से हम लोग कहेंगे कि हवा में वेट माइनस एपरेंट वेट, जब दोनों को माइनस करते हैं वो किसके बराबर होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर। अब सेकंड केस में अपथ्रस्ट फोर्स कितना लिखेंगे? दिस माइनस दिस अगेन 46, इसको भी वैसे लिखोगे into 10 - 3 into g, तो माइनस करोगे कितना होगा? पहले तो 30 था, अभी 30.5 है, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 15.5 into 10 - 3 into g, है ना? उसी फॉर्म में इसको भी लिखते हैं। फिर से बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? v rho g। इस बार v क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, उसको क्या लिखेंगे? इनिशियल वॉल्यूम v नॉट into 1 प्लस गामा सॉलिड into डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना है? 15। ये हो गया v into रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। उसके लिए फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो आसान कर दिया है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड दे दिया है इस समय 1.20 into 10⁻³ v रो g। ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन बन गया, यहां भी g से g कट जाएगा। और अगर हम लोग इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, इस वाले में इससे डिवाइड करते हैं, देखिए यहां लिखा हुआ है 16 into 10⁻³ और यहां लिखा हुआ 15.5 into 10⁻³ तो गया काम से 16/15.5 पॉइंट उड़ेगा, तो ये 160/150। ठीक है, इसमें जब इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर में ये v नॉट था, ये v नॉट कटा, ये वाला रह जाएगा 1.24 into 10⁻³ बाय यहाँ नीचे में क्या क्या रह जाएगा? 1 प्लस गामा सॉलिड into 15 into 1.20 into 10⁻³। अब देखिएगा जरा कैलकुलेशन, यहाँ पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि गामा सब बहुत छोटा होता है, कोई अप्रोक्सीमेट नहीं ले सकते, इसलिए ऐसा दिया रहेगा कि कैलकुलेट हो जाए। 10⁻³ से 10⁻³ कटा, ये पॉइंट उड़ा है तो ये भी पॉइंट उड़ा, 3 से ये कटेगा 40 बार में, सॉरी 4 से काट लो, 4 से कटेगा 30 बार में, 4 से कटेगा 31 बार में, 5 से कटेगा 31 बार में, 5 से कटेगा 32 बार में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये 30 इससे मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 960 इंटू ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 960 इंटू 1 तो यही हो गया, इंटू ये, तो 960 इंटू 15 इंटू गामा एस इज इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 31 इंटू 31 961। एग्जाम में अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते कुछ भी, 960 दे जाके माइनस होगा कितना बचेगा? 1, तो गामा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय ये इधर माइनस 960 इंटू 50, इतना डिग्री सेल्सियस इनवर्स, तो ये कितना हो जाएगा भाई? कैलकुलेट कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करिए पहले, 0 15 छक्के 90 के सुनात मेरा 9, 15 नवा 35 से और 9 44, ये दो जीरो को ऊपर हम लिख देते हैं, तो 10⁻² हो गया। 144 से काटने के लिए मुझे 1000 यहाँ लिख देते हैं और साथ में 10⁻³ भी लिखेंगे। वैसे काटपीट करना मेरे को आसान लगता है, 2 से काटेंगे, 4 से काट दो तो ये 36 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो ये 250 हो जाएगा, और कटेगा, 2 से काटो तो ये 18 हो जाएगा, और 2 से काटो तो ये 125 हो जाएगा। अब 18 का टेबल तो बचपन में पापा जी उनको बहुत मार मार के सिखाए, हम लोग को नहीं सिखाए होंगे, हम लोग तो लाल दुआर में पले हो गए ना, 18 का टेबल तो याद होगा नहीं, हमको तो याद है 18 95 18 से 18 70 26 से 7 बार में 126 होता है, तो 7 ही लिख देते हैं, या नहीं चाहो तो 6.9 भी लिख सकते हो, क्या दिक्कत है। 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये गामा है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। गामा क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपसे क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो सिखाए थे अल्फा क्या होगा? गामा बाय 3, इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2.3 into 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। एग्जैक्टली यही आंसर है।
इस तरह से आप सवाल पढ़ोगे, कोई बड़ा बात नहीं था, जो बात मैंने अभी पिछले बात बताया था उसी को सही से इस्तेमाल कर रहा था, यूज करना। लिखिए अगला एक एप्लीकेशन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ एप्लीकेशन। और फिफ्थ एप्लीकेशन का नाम है थर्मल स्ट्रेस। जितने भी हम लोग जितने भी एप्लीकेशन देखेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, बातें नहीं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है एप्लीकेशन का वो है थर्मल स्ट्रेस। और इसका इंपॉर्टेंस इतना है कि हर 2-3 साल में क्वेश्चन इस पे पूछे गए। 2019 में भी रिसेंट में तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ दिया गया, बस आपके पैकेज में डाला हुआ है 2019 का सवाल, 2019 के जेईई मेंस में। नीट में पिछले साल 2020 में डायरेक्ट इस पे सवाल आया। तो मतलब ऐसा सब कुछ चीज है कि इस पे सवाल पूछे जाते हैं, इसमें कोई इफ नो बट नहीं है। एडवांस में भी पूछे गए हैं, वो सवाल भी हम लोग करेंगे। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस तो हम लोग पढ़े हैं हम लोग को, लेकिन कौन सा स्ट्रेस पढ़ना है? थर्मल स्ट्रेस। अच्छा, ये इलास्टिसिटी से भी रिलेटेड है। अभी इलास्टिसिटी आपका रिवाइज होगा पूरा, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा इसको। अगर कोई एक रॉड है, ये एक रॉड है, और इस रॉड को हीट किया जाए, इस रॉड को क्या किया जाए? हीट किया जाए। ये रॉड एक टेबल पे रखा हुआ है और इस रॉड को हीट दे, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए डेल्टा टी से। कितने से इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए? डेल्टा टी से। तो ये रॉड क्या होगा? एक्सपैंड होगा, दोनों साइड से एक्सपैंड होगा। टोटल एक्सपेंशन एक ही साइड दिखा। अगर इसका इनिशियल लेंथ L0 था तो ये इतना एक्सपैंड हो जाएगा, इतना इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। और थर्मल एक्सपेंशन के फॉर्मूले से जानते हैं, लीनियर एक्सपेंशन के फॉर्मूले से जो चेंज इन लेंथ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? L0 अल्फा डेल्टा टी। एंड व्हाट इज अल्फा? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इतना इसका लेंथ चेंज हो जाएगा। अगर आपसे पूछे इसमें थर्मल स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेन कितना हुआ, तो आप कहेंगे कि सर आप पढ़ाए थे, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाय L0, ये पढ़ाए थे। तो इसमें L0 से डिवाइड कर दीजिए, अल्फा डेल्टा टी थर्मल स्ट्रेन हो जाएगा। कई जगह ऐसा लिख देते हैं फैकल्टीज, कई जगह बुक्स में भी कम समय में बताने के लिए ऐसा लिख दिया जाता है। लेकिन सही बात यह है कि इस एक्सपेंशन को फ्री एक्सपेंशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस एक्सपेंशन को? फ्री एक्सपेंशन। हीट दिए, बॉडी एक्सपैंड करेगा। इस एक्सपेंशन में कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप नहीं होता। नो स्ट्रेस और स्ट्रेन इज डेवलप्ड, नो थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन इज डेवलप्ड। इस बात को अच्छे से याद रखना है, समझिए इस बात को। देखिए स्ट्रेस या स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस, इस वर्ड का मतलब समझिए। हम लोग को स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस कैसे होगा? जैसे मान लीजिए अभी क्लास 15 मिनट में खत्म होने वाली है और मैं 1 घंटे पढ़ाते रहूं। आपकी इच्छा है, आपके पेट की इच्छा है कि कुछ खाना दो यार, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, भूख लगी है, लेकिन हम छोड़बे ना करें, क्लास पढ़ाते रहे, तो स्ट्रेस डेवलप होगा। मतलब कोई भी चीज के विरुद्ध, उसके अपोजिट में अगर काम किया जाए तब स्ट्रेस डेवलप होता है। पहले वायर था, उसको हम खींचते थे, वो वायर किसके जैसा बिहेव करता था? स्प्रिंग जैसा। हम लोग खींचते थे, स्प्रिंग तो चाहता है अपने शेप को मेंटेन करके रखना, लेकिन आपने उसको खींच दिया, उस मॉलिक्यूल के नेचर के विरुद्ध काम किया, इसलिए उसमें क्या हुआ? स्ट्रेस डेवलप हुआ। यहां पर जो मॉलिक्यूल है उसको मैंने हीट दिया, हीट देंगे तो वो क्या चाहेगा? एक्सपैंड होना चाहेगा, और वो एक्सपैंड कर गया। तो कहां स्ट्रेस डेवलप हुआ? स्ट्रेस तो तब डेवलप होगा जब मैं इस रॉड से कहूं अच्छा रुक बेटा, ऐसा किया जाए तेरे साथ कि तुम्हारे दोनों एंड को फिक्स कर दे, सपोर्ट लगाकर। ये सपोर्ट लगा दिए,
इस रॉड का लेंथ अभी L0 है, और अब इसको हीट दे रहे हैं अपन, अब इसको हीट दे रहे हैं कि लो एक्सपैंड करो, डेल्टा टी चेंज हो रहा है टेम्परेचर। अब इसको हीट देंगे तो ये रॉड क्या चाहेगा, मुझे एक्सपैंड होने दो, साइड में बढ़ने दो, लेकिन ये सपोर्ट के रुक कहां जाएगा, एक्सपैंड नहीं होने दूंगा। मॉलिक्यूल क्या चाह रहा है, एक्सपैंड होना, और रॉड उसके एक्सपेंशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। आपको क्या लगता है इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा, अब होगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल चाह रहा है उसके विरुद्ध ये सपोर्ट काम कर रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस केस में थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन जनरेट होता है, इसीलिए थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ नहीं होता। थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन बाय ओरिजिनल लेंथ। भाई अगर ये फ्रीली एक्सपैंड होता तो इतना एक्सपैंड तो कर जाता, लेकिन सपोर्ट के वजह से इतना एक्सपेंशन क्या हो गया, रेस्ट्रिक्ट हो गया। तो कितना एक्सपेंशन रेस्ट्रिक्ट हुआ है, L0 अल्फा डेल्टा टी बाय L0, L0 L0 कट गया, अल्फा डेल्टा टी। तो ये थर्मल स्ट्रेन होता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर आप भी तो वही काम किए हैं, डेल्टा L बाय L, थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी। तो अगर सिर्फ क्वेश्चन में थर्मल स्ट्रेन पूछा जाए तो आपको इतना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं था, फिर भी आप सॉल्व कर लिए। और ये मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था, आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स chasing for answer, solving lots of questions, but not understanding it, and that's the one thing that hinders their growth and selection. वो एक चीज है कि समझ के वो सॉल्व नहीं करते। आप यहां पर भी थर्मल स्ट्रेन निकालते, अल्फा डेल्टा टी आ जाता, आप खुश कि आपको तो थर्मल स्ट्रेन आ गया। बट अगर यही क्वेश्चन आ जाए, और वर्मा जी में ये सवाल लिखा हुआ है, एचसी वर्मा में ये सवाल लिखा हुआ है, a rod is kept on a table, horizontal table, it is heated, find the thermal strain developed, the answer is 0। ये आपके सीट में मैंने क्वेश्चन डाला है। दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। आईआईटी ने इस पे थोड़ा और आगे चल के सवाल पूछ दिया, तो ये चीज आपको सीखना होगा कि चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। थर्मल स्ट्रेन समझ गए, इस केस में डेवलप होगा थर्मल स्ट्रेन, जिसका फॉर्मूला कितना होगा, अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेंपरेचर। अब स्ट्रेन पता चल गया तो स्ट्रेस तो निकाल ही सकते हैं। इसी केस का आगे लिख रहा हूं मैं, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, गामा टाइम्स ऑफ स्ट्रेन। सो कौन सा लॉ कहते हैं, हुक्स लॉ। हुक के नियमानुसार स्ट्रेस जो होता है वो गामा टाइम्स स्ट्रेन होता है। यहां पे ये गामा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। ये बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। मैंने कहा था गामा पट्टा पे ध्यान रखना, हर जगह चेंज होते रहेगा। यहां पे गामा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस। थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी से लिखे, अगर लिखें तो फॉर्मूला होगा गामा इनटू स्ट्रेन कितना है, अल्फा डेल्टा टी। तो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है अल्फा गामा डेल्टा टी। इस गामा का क्या नाम है, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ए गामा अल्फा डेल्टा टी। इतना फोर्स ये रॉड इस सपोर्ट पे लगाएगा, ये जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इतना रॉड ये सपोर्ट पे फोर्स लाएगा, उतना ही फोर्स सपोर्ट भी रॉड पे लगाएगा। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जेईई मेंस 2019 में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ लिया गया। यहां पे ध्यान रखना खाली, गामा क्या है, यंग्स मॉडुलस, और अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है। अब इस पर एक सवाल आपके इलास्टिसिटी में, शायद मेरे ख्याल से 7वां या 8वां नंबर के सीट में क्वेश्चन में था, जिसमें आप लोग पूछने आए थे कि सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप याद रखिए, जब भी कोई रॉड को सपोर्ट पे रख के हीट किया जाए या कूल किया जाए, हीट करेंगे तो एक्सपैंड होना चाहेगा,
कूल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, सपोर्ट होने नहीं देगा कुछ भी। सपोर्ट मतलब वो फिक्स करके रखा हुआ है तुम्हारे, तब उसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेट होता है। फ्री एक्सपेंशन में कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन जनरेट नहीं होता है, और अगर जनरेट होता है तो उसका ये फॉर्मूला होता है। क्या देखेंगे और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछा गया है किसी के पास वो क्वेश्चन तो मैं करा दूंगा। अच्छा मेरे पास तो होगा। ये जो क्वेश्चन था आपके पैकेज में वो ये था, है तुम्हारे पास? बोलो स्टील वायर मेरे पास क्वेश्चन होगा एक। हाँ देखिए क्वेश्चन है A steel wire of length 20 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन लिख दूं क्या? अच्छा पहले आप लोग इसको लिख दीजिए फिर वो क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो सवाल था आपके पैकेज में ये हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, जो आपके इलास्टिसिटी में था, हम लोग उसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये इलास्टिसिटी में भी डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थर्मल एक्सपेंशन पढ़ाना पड़ेगा, या फिर थर्मल एक्सपेंशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इलास्टिसिटी पढ़ाना पड़ेगा। जनरली थर्मल एक्सपेंशन बाद में डिस्कस करते हैं, इसलिए इसमें कर देते हैं। क्वेश्चन है देखिए, एक स्टील का वायर है, लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, ये तीसरा लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, एंड एरिया कितना है 1 mm स्क्वायर, एरिया है 1 mm स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इज रिजिडली टाइड एट बोथ एंड्स। ये जो रिजिडली टाइड एट बोथ एंड्स है ना, ये आपको हिंट दे रहा है कि दोनों एंड पे टाई कर दिए, बंद कर दिए हैं। इट्स टेम्परेचर इज ऑल्टर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, चेंज कर रहे हैं, 40 से 20 कर दिए, कूल करवा रहा है इसको। तो भाई ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा लेकिन वो होने नहीं देगा। कितना टेम्परेचर चेंज हो गया, डेल्टा टी, इसका मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। आपको बताया कितना टेंशन डेवलप होगा, टेंशन मतलब फोर्स, टेंशन का मतलब क्या बताना है आपको, फोर्स। अगर अल्फा स्टील का ये है तो सीधा सा फॉर्मूला है, ये फोर्स बताना है हम लोग को। बताइए कितना लिख देंगे एफ का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 इंटू गामा जो कि होता है 2 × 10⁻11, स्टील का गामा हम लोग को याद रहता है, अल्फा 1.1 × 10⁻5 इंटू डेल्टा टी जो कितना है 20, इतना न्यूटन। तो ये तो एक लाइन का कैलकुलेशन है, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻5, 10⁻⁻11 तो वो 11 से कट गया, और 1.1 इंटू 0 11 हो गया, 11 22 ने 44, 44 न्यूटन इस फोर्स का वैल्यू। ऐसा ही एक सवाल मैंने आपके थर्मल एक्सपेंशन के भी सीट में दिया है, एक सवाल आपको वहां भी मिलेगा, एक नहीं 2 सवाल मिलेगा, एक तो इस पे बेस्ड है और एक वो फ्री एक्सपेंशन पे बेस्ड है। फ्री एक्सपेंशन में कितना होता है, थर्मल एक्सपेंशन पे एक आध बात और हम लोग को डिस्कस, सॉरी थर्मल स्ट्रेस पे एक आध 2 पॉइंट और डिस्कस करना है, उसमें आधा घंटा समय लगेगा और आज उतना पर्याप्त समय हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग इससे आगे का डिस्कशन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।